अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कॉमनवेल्थ चाहे गेम्स हों, कॉमनवेल्थ चाहे स्कॉलरशिप्स हों या कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हों। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इनमें से किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। बेसिकली ये प्रोग्राम फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम है, कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल फेलोशिप्स, जो कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स के अंडर है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस टाइम मेरे सामने ओपन है। सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहते हुए दूंगा मैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हमारे फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि स्कॉलरशिप सरीना पे, जिन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, जिन अपॉर्चुनिटीज़ पे उनकी एप्लीकेशन ओपन है, मैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबल कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्रीज़ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करूँगा। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कुछ ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है, कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो इसके 6 थीम्स हैं। ठीक है, ये 6 थीम्स हैं जो कि फेलोशिप प्रोग्राम इन्हीं थीम्स पे बेस्ड होगा। और ये 6 थीम्स हैं जो डेवलपमेंट के रेलिवेंट है सारे, लाइक साइंस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, प्रमोटिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, फिर पीस सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगर देखें तो ये सारी डेवलपमेंट के रिलेटेड हैं। ये चीज़ों को आपने मेंशन करना है अपने एसओपी लिखते वक्त, जिन पे मैं आगे चल के बात करूँगा। अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों को माइंड में रखना है, मेंशन करें। अगर रिलेट करें इन थीम्स के साथ तो आपकी सिलेक्शन लाजमी होगी। ठीक है, अगर आप इन थीम्स के साथ अपनी जो फील्ड है, वर्क एक्सपीरियंसेस को रिलेट करते हैं अपनी एसओपीज़ को, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन दिया, आप पढ़ लें इसको। फिर इसके होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, एनजीओज़ भी हैं, और कुछ सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ ट्रस्टीज़ भी हैं, लाइक ब्रिटिश जियोलॉजिकल सोसाइटी होगी। फिर इसके बाद जो है सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट लंदन एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट, और ये कोई ट्रस्ट है। आगे एक यूनिवर्सिटी भी आएगी, 1 2 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्कि, नॉलेज फॉर चेंज, ये देखें एक यूनिवर्सिटी आ गई है। फिर आगे फर्दर और भी। इसकी जो होस्ट आप कह लें या स्पॉन्सर्स कह लें इसके, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपने देख लेनी है। और ट्राई करना है कि आपकी फील्ड के रेलिवेंट हो। अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलती है उसके साथ भी लाजमी अपनी एप्लीकेशन को रिलेट करने की आपने कोशिश करनी है। फिर जो है वो फेलो एलिजिबिलिटी, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले एलिजिबल कंट्रीज़ देख लेते हैं। ये एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट है जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है। ठीक है, बांग्लादेश भी है टॉप पे। फर्दर अगर आप कोई सर्च करना चाहें कंट्री तो आप कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर प्रोटेक्टेड है, और इसके अलावा या फिर जो कॉमनवेल्थ की तरफ से लिस्ट जारी की गई है रिफ्यूजी स्टेट्स की, उनका अगर कोई रिफ्यूजी स्टेट्स में से बिलोंग करता है, या फिर रिफ्यूजी या किसी और कंट्री में वो बेसिकली बिलोंग करता है उस रिफ्यूजी स्टेट से, लेकिन इस टाइम उधर नहीं है, किसी और कंट्री में रह रहा है एज अ रिफ्यूजी, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंड ये कि जो ये कंट्रीज़ की लिस्ट दिखाई है इसका परमानेंट रेजिडेंट भी अप्लाई कर सकता है, सॉरी ये मस्ट है। ठीक है, इन दोनों में से एक कंडीशन का होना मस्ट है। या तो इन कंट्रीज़ की जो लिस्ट मैंने दिखाई है आपको, इनका परमानेंट रेजिडेंट हो, या फिर जो रिफ्यूजी स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेट का मेंबर होना ज़रूरी है, सिटीज़न होना ज़रूरी है। रह जहाँ मर्जी रहे वो मैटर नहीं करता, एज अ रिफ्यूजी रह रहा हो, लेकिन लिस्ट में उसका नेम हो। जो रिफ्यूजी जो कंट्रीज़ हैं जो टेररिज्म फेस कर रहे हैं या जो भी वार वगैरह फेस कर रहे हैं, जो लिस्ट जारी की गई थी कॉमनवेल्थ की तरफ से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो भी आप सर्च करेंगे तो उस लिस्ट में उस कंट्री का नेम होना ज़रूरी है। समटाइम मैं ना सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज़ करता हूँ, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। मैं वो इंग्लिश वाली एफिशिएंसी नहीं झाड़ता, अगर वही झाड़ने बैठती हूँ स्टूडेंट्स को समझ ही ना आए, फ़ायदा कोई नहीं है मेरी वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स समझें चीज़ को, अप्लाई खुद करें, बजाय ये जो क्या हमारे होते हैं सो कॉल्ड, क्या इसको बोलते हैं, कंसल्टेंट्स हो गए, या जो इस टाइप के बैठे हुए हैं आजकल टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे। आजकल तो टिकटॉक पे भी बैठे हुए हैं ना, बजाय उनकी तरफ जाके अपना टाइम और पैसा ज़ाया करें। मैं चाहता हूँ कि खुद स्टूडेंट्स अप्लाई करें, इसलिए वीडियोस बनाता हूँ। तो सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज़ करता हूँ, और मैं इतने सिंपलेस्ट यूज़ करता हूँ समटाइम मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं क्या रहा हूँ। इसके थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं।
सब थर्ड कंडीशन ये है कि जो थीम्स दिखाए थे आपको उस एक थीम, सॉरी 5 थीम नहीं थे, 6 थीम थे, मैं 5 बोल गया लेकिन 5 नहीं 6 थीम्स हैं। उन 6 थीम्स में से किसी एक थीम के रिलेटेड आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कम से कम 5 साल का, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस फुल टाइम हो और ये एज अ वॉलंटियर वर्क ना हो, आपको पे किया गया हो, आपको सैलरी मिली हो इस चीज़ की, आपको स्टाइपेंड मिला हो, फिर ये प्रोफेशनल काउंट होगा। प्रोफेशनल 5 ईयर एक्सपीरियंस हो उन 6 थीम्स के रिलेटेड, ठीक है। और लेट्स सपोज कि आपका पार्ट टाइम था, अगर ये फुल टाइम नहीं था पार्ट टाइम था, तो फिर क्या है कि लेट्स सपोज के वो 5 ईयर्स को पूरा करता हो। लेट्स सपोज कि आपने काम किया पार्ट टाइम 10 साल, तो 10 साल को अगर आप फुल टाइम में कन्वर्ट करें तो वो 5 साल वो बनता है अगर, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनल और आपको पे किया गया हो, इसका ये भी कंडीशन है। फिर ये कि जिस आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उधर वापस आ के आप काम दोबारा करने के लिए कमिटेड हों। ये नहीं कि बेसिकली ये फेलोशिप यूके में हो रहा है ना, तो आप यूके में सेटल होने का सोच रहे हों, ऐसा कोई माइंडसेट ना हो आपका, ठीक है। आप वापस आएंगे, उसी वापस ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करेंगे। और फिर आपके जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप इस टाइम काम कर रहे हैं, उधर से आपको 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे जो कि आप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होगी जो है, और आपको बताया गया होगा किस तरह का एम्प्लॉय है, क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, क्या क्या इसके पास जो है वो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन में भी की गई होंगी उसमें। और ये रेफरेंस जो हैं वो आपने क्लोजिंग डेट से पहले सबमिट करने हैं। अगर आपके नहीं सबमिट होंगे तो आप डिस्क्वालीफाइड। इसकी डेडलाइन वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पूरा हो जाए। फिर ये कि आपने इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, इस स्पेसिफिक फेलोशिप प्रोग्राम के लिए लास्ट 5 ईयर्स में अप्लाई ना किया हो, अप्लाई किया गया हो कोई इशू नहीं है, आप इंटरव्यू प्रोसीजर तक गए कोई इशू नहीं है, सेलेक्ट ना हुए हो, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट हुए 5 साल से ज़्यादा देर हो गई है तो फिर आप अप्लाई करें, लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर अंदर सेलेक्ट हुए थे इस फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है कि आप किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में या आप स्टडी के एकेडमिक प्रोजेक्ट में या एकेडमिक्स में किसी भी डिग्री में इनरोल ना हो, क्योंकि डेफिनेटली आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं एक कॉमनवेल्थ के साथ, तो उसके लिए आप रिजर्व्ड हों, इसलिए उन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। मैं वजह भी बता दूं आपको। और फिर ये कि अगर आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जस्ट एक कंडीशन है कि एकेडमिक मैनेजमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी रिसर्च या फिर कोस्ट एलिवेंट रिसर्च सब्जेक्ट में या प्रोजेक्ट में आप जो है वो इस टाइम इन्वॉल्व ना हो, इनरोल्ड ना हो, ठीक है। फिर ये कि जो इस फेलोशिप प्रोग्राम की स्टार्टिंग डेट है उसके लिए आप रिजर्व्ड हों, आप अवेलेबल हों, आप किसी भी प्रोजेक्ट में जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया आप इन्वॉल्व ना हो, इनरोल्ड भी ना हो, इन्वॉल्व भी ना हो, ठीक है, उनके लिए रिजर्व्ड हों। वो डेट क्या है वो भी आपको मैं आगे चल के दिखा देता हूँ। ये CSE का बेसिकली मतलब है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। सो ये फर्दर इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी ये मैंने बता दी हैं। फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एलिजिबल कंट्रीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इससे पहले आई थिंक मैं आपको डेडलाइन दिखा दूँ। ये जो इसकी डेडलाइन है 16 अगस्त 2023 और ये ब्रिटिश समर टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है, इससे पहले आपने अप्लाई करना है। और ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये फरवरी 2024 में शुरू होगा और इसलिए आपको रिज़र्व होना होगा इस टाइम के लिए, आप कहीं भी कमिटेड ना हो ऑलरेडी। और इसका जो टेन्योर है आई थिंक वो 6 वीक्स और 3 मंथ्स होगा, ठीक है। तो इसकी जो भी है एलिजिबिलिटी जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये आई थिंक एक पॉइंट जो था ना ये यहाँ से मुझसे मिस हो गया, तो मैं उस पर वापस आके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह आपने अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू टैब ओपन हो जाएगा, न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ से जाके आप अपना पोर्टल बनाएंगे, क्योंकि मैं पोर्टल बनाऊंगा अप्लाई करूँगा उस पर काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। सो अगर आप ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है, ग्रुप फेलोज़ का जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका रिस्पांस कैसा है, जो फेसबुक फॉलोअर्स हैं उनका रिस्पांस कैसा है, उस हिसाब से मैं देखूँगा। मे बी मैं SOB पे और इसके अप्लाई करने के प्रोसीजर पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। ऑडियंस पे डिपेंड करता है। ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया, मैंने लैपटॉप स्कीम पे 3 वीडियोस बनाई। ऑडियंस ने रिस्पांस अच्छा दिया, वो इंटरेस्टेड थे, अप्लाई करना चाह रहे थे, उनको नहीं था पता, तो मैंने मैक्स स्कॉलरशिप पे 2 वीडियोस बनाई थी उसके अप्लाई करने के प्रोसीजर पे डिटेल्ड। सो देख लूँगा कितनी ऑडियंस इंटरेस्टेड है, कितने स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसकी SOB पे और अप्लाई करने के बना दूंगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको जस्ट इसी पे गुजारा करना होगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त आपने किन चीज़ों को लाजमी फिल करना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो आपने अपनी तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशंस
डिग्री के रिलेटेड अगर एक से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं तो वो आपने लाजमी सारी मेंशन करनी है, ठीक है। और फिर अपनी पब्लिकेशंस, अपने प्राइज़, अपने अवार्ड्स, अपनी अचीवमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स, इन सारी चीज़ों का मेंशन करना है। इनकी लिस्ट बना के सारी चीज़ों को मेंशन लाजमी करें। टॉप की करें, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा अवार्ड है, उसको सबसे पहले, उससे छोटा, उससे नीचे, इस तरह आपने मेंशन। इसके बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप प्रोवाइड करेंगे, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस किस कंपनी के साथ आप काम कर चुके हैं, कहाँ कहाँ आप एम्प्लॉय रह चुके हैं। और फिर आप जो इन 6 थीम में से एक थीम चूज़ करेंगे, किस तरह आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उस एक थीम के साथ रिलेटेड है, किस तरह रेलिवेंसी है, क्या रिजेंबलेंस है, क्या कॉमन चीज़ें हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनमें ये सारी चीज़ें आप बताएंगे, ठीक है। अपने इस 100 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे। और जो चीज़ मुझे नज़र आई है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, वो आप सारी सिलेक्शन एसओपी बेस्ड होगी। एसओपी हुई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट किया, ये देखें आपने पहले 100 वर्ड की प्रोवाइड करनी है, फिर 300 वर्ड की एसओपी, फिर 200 वर्ड, 100 वर्ड, 250, ये 4 पार्ट्स हैं, और फिर 100 वर्ड, फिर 500 वर्ड। इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। मैंने इसीलिए बोला कि मैं जो है ना वो ट्राई करूँगा कि एसओपी पे और अप्लाइंग प्रोसीजर पे सेपरेट वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर ना बना सका तो भाई सब सॉरी। फिर जो इस पॉइंट में आपको मैं बता सकूँगा आपने क्या मेंशन करना है। इस पॉइंट में आपने ये मेंशन करना है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस था वो इस फेलोशिप प्रोग्राम से किस तरह रेलिवेंस है। उस तकरीबन ऊपर वाले से मिलती जुलती चीज़ ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, कि आपने थीम की यहाँ पे बात नहीं करनी, ओवरऑल बात करनी है कि किस तरह आप सूटेबल हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। आपकी जो पास्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, उसने आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ने आपको किस तरह इस काबिल किया कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें, वो आप 300 वर्ड्स में बताएंगे। फिर जो है वो आप जो अपने 3 रेफरीज का जो है वो रेफरेंस देंगे, जो कि आपको जो आपके रिलेटेड कमेंट्स कर सकें, आपके बारे में बता सकें, आपको रिकमेंड कर सकें, रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली एक तरह से प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और एक जो है एक रेफरेंस लाजमी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हो जिसमें आप इस टाइम काम कर रहे हैं। इस वक्त आपका काम करते होना इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मस्ट है, ठीक है ना। आप लाजमी इस वक्त एम्प्लॉय हो, कहीं ना कहीं काम लाजमी कर रहे हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली फिर ये 4 पार्ट्स की एसओपी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो आप इस फेलोशिप में ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दूँ, एसओपी में आपने क्या क्या चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने ये मेंशन करना है कि इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए वो आपको क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर ये कि आपकी सिलेक्शन से आपको पर्सनली क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या स्किल्स आएंगी आपके पास, क्या क्या जो है वो आपको पॉलिश किस तरह होंगे, आप अपनी जो एक्सपीरियंसेस को किस तरह इन्हेंस कर सकेंगे, पहली बात। फिर ये कि इन सारी चीज़ों से यूके को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये यूके में होगी फेलोशिप प्रोग्राम। यूके को क्या फ़ायदा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसके स्पॉन्सर्स हैं, उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कंट्री के आप डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं या नेटिव हैं, जहाँ के सिटीज़न हैं, उस कंट्री को क्या बेनिफिट दे सकेंगे आप। ये सारी चीज़ें आपने इस अपनी एसओपी में लाजमी मेंशन करनी है। अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी प्रोफाइल को लाजमी जो है ना वो खोल के आपने बताना है। अगर आपकी इतनी अच्छी प्रोफाइल है, लाजमी बताएं, बेनिफिट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस फेलोशिप में बेसिकली फेलोशिप में नहीं, एसओपी में मेंशन करनी है, इस फेलोशिप की एसओपी में, ठीक है। लास्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी प्रोवाइड करनी है। वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस हैं अगर आपके, तो वो आपने बताना है लाजमी। आपके लीडरशिप जो स्किल्स हैं आपके पास, आपने जो वॉलंटियर वर्क किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी सोसाइटी के साथ, उसको 500 वर्ड्स में बताना है आपने। मैंने पहले बोला कि आप अपनी प्रोफाइल को जितना हो सकता है खोल के बयान करें, ठीक है। फिर जो मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को बता चुका हूँ कि आपके अपने होमलैंड को किस तरह बेनिफिट्स दे सकेंगे, किस तरह आप अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसको किस तरह बेनिफिट्स देंगे, 500 वर्ड्स में ये बताना है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इधर मेंशन करनी है, ठीक है ना, अपनी एसओपी में। अपने लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी लाजमी मेंशन करें। इस फेलोशिप के लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके माइंड में, क्या पर्पस है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये भी लाजमी मेंशन करें। ये अप्लाइंग प्रोसीजर पे थोड़ी सी एक वीडियो होगी। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जाए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो ये कि यूके में होगी, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो डेफिनेटली उसका जो स्टाइपेंड, आने जाने का खर्चा, वो सारा इनकी तरफ से होगा, ठीक है। और आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी एक दफ़ा तो पे करनी होगी, लेकिन आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, आपको वापस दे दी जाएगी। आई थिंक आपको एक दफ़ा पे करनी होगी, आप पे करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगी। और फिर स्टाइपेंड भी होगा, लिविंग अलाउंस आप कह लें, वो कितना होगा वो उन्होंने यूके के हिसाब से आपने कन्वर्ट कर लेना, वो देख लेना, ये आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है। फर्दर कुछ इसकी जो है वो डिसेबिलिटी सपोर्ट स्टेटमेंट है, वो आप फर्दर पढ़ सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, वो आपने देख लेना है।
और कुछ कंडीशंस हैं फर्दर, इतनी लंबी लंबी बातें हैं, वो होप्स हो गया आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इसको खुद पढ़ सके समझ सकेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर इमिग्रेशन की कंडीशंस हैं वो इन्होंने मेंशन की हुई हैं। इतनी लंबी लंबी बातें मैं किस तरह एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँ, मुझे तो हैरान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। सो मैं ऑलरेडी थका हुआ हूँ। होप्स हो कि मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया इस फेलोशिप के रिलेटेड, सारे पॉइंट्स को, हर चीज़ को। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया आपने पूछ लेना है मुझसे कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स कर लें, मैं आपको लाजमी बताऊँगा। हाँ, अगर एक चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फिर आप पूछेंगे, फिर नहीं, मैं उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करता होता या फिर उन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता। लेकिन एक पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया, मैंने बताया समझ नहीं आया, तो आप पूछ लें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, फिर कोई इशू नहीं है। तो कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, कुछ आप चीज़ को ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट, मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। सो होप्स हो कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, क्लियर भी हो गई होंगी। फर्दर की क्वेश्चन हो तो आपने इनबॉक्स करके, प्राइवेटली मैसेज करके, कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, लाजमी इसके लिए अप्लाई करें, आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।